Good evening, everybody. Good evening, sir. Good evening. Good Okay, evening. so very few students have joined this session. I was expecting at least 25 students from that batch to get shifted into this batch, but unfortunately, बहुत कम students ने आज join करा है. But anyways, we will start with this batch and gradually more number of students will join us. So आप लोगों को मैं before we actually start with today's session, let me make you revise the previous lecture. सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या करा था. सो मैंने ऑलरेडी बोर्ड पे 2 डायग्राम्स बना रखे हैं जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करे थे, वो मैं आपको रिवाइज करवा दूं. बिफोर दैट हमारे बीच में एक न्यू स्टूडेंट ने ज्वाइन करा है. इशिता, आई वांट टू आस्क यू समथिंग. कैन यू प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ? Yes, sir. इशिता, फर्स्ट ऑफ ऑल, इन व्हिच स्कूल यू स्टडी? Sir, Amity International. एंड आपने स्कूल में क्या क्या कवर कर लिया अभी तक केमिस्ट्री में? सर अभी तक हमारे यहाँ पे एक फर्स्ट चैप्टर का भी हाफ पोर्शन ही हुआ है. Okay, the first chapter is still incomplete. Okay, Ishita, first chapter has already been covered in our batch, and recently we started with the second chapter. आज हमारी इस second chapter की तीसरी क्लास है. मैं आपको एक बार रिकॉल करवा दूं कि इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या पढ़ना है. The second chapter of this book is structure of atom, and structure of atom, as the name suggests, in this chapter we are supposed to study the complete evolution of an atom. कंप्लीट एवोल्यूशन ऑफ एन एटम. इस बात से क्या मतलब है, क्या पढ़ना है हमें इस चैप्टर में? हमें इस चैप्टर में ये पढ़ना है कि आज की डेट में एटम का कौन सा मॉडल हम फॉलो करते हैं. व्हाट एटॉमिक मॉडल, व्हिच एटॉमिक मॉडल इज बीइंग फॉलोड टिल डेट टुडे. और आज की डेट में जो भी हम एटॉमिक मॉडल फॉलो करते हैं, क्या वही सबसे पहला एटॉमिक मॉडल था या उससे पहले भी प्रीवियस में, पास्ट में कोई एटॉमिक मॉडल्स आए थे? जैसे आप लोगों को पता है कि सबसे पहले थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम आया था, which was also known as the resin pudding model or the plum pudding model, but for some reasons that model was discarded. उसके बाद आप लोगों ने पढ़ा होगा, आई एम श्योर, रदरफोर्ड्स मॉडल आया था. फिर रदरफोर्ड मॉडल भी फेल हो गया था. फिर उसके बाद बोर्स थ्योरी ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट आई, जो प्रोबेबली आप लोगों की लेटेस्ट पढ़ी हुई थ्योरी है. बट आप लोगों को नहीं मालूम होगा कि इवन द बोर्स थ्योरी हैज बीन डिस्कार्डेड, और बोर्स थ्योरी के बाद भी आज की डेट में एक नया एटॉमिक मॉडल फॉलो करा जाता है. तो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी ऑल दैट थिंग्स कि प्रीवियस में, पास्ट में कौन कौन से मॉडल्स आए और वो मॉडल्स किस रीजन से फेल हो गए, और आज की डेट में हम कौन सा एटॉमिक मॉडल फॉलो करते हैं. एंड ना सिर्फ हमें एटॉमिक मॉडल्स के बारे में पढ़ना है. इवन बिफोर वी स्टार्टेड विद द फर्स्ट एटॉमिक मॉडल, जब पहला एटॉमिक मॉडल आया था ना, थॉमसन्स मॉडल, उससे भी पहले डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के रिगार्डिंग क्या क्या स्टडीज करी गई, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के रिगार्डिंग क्या क्या स्टडीज करी गई, वो सब भी हमें इस चैप्टर में पढ़नी थी. इस चैप्टर का इनफैक्ट पहला टॉपिक था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर लिया है. डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन का मेन क्रेडिट जे थॉमसन को जाता है, बट आप जब पढ़ेंगे ग्रेजुअली सारी चीजें तो आपको पता चलेगा कि जे थॉमसन वाज नॉट द इंडिविजुअल पर्सन जिसने इलेक्ट्रॉन के बारे में सब कुछ पता लगाया था. इनफैक्ट द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज अ कलेक्टिव एफर्ट ऑफ मेनी साइंटिस्ट्स लाइक माइकल फेरेडे, जूलियस प्लकर, जे थॉमसन एंड मेलिकर. तो अपनी प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लिया था. आप लोगों को मैं अब तक इस चैप्टर में ये पढ़ा चुका हूं कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो स्टडीज थी, दोज वर एक्चुअली इनिशिएटेड बाय माइकल फेरेडे बाय स्टडीइंग द बिहेवियर ऑफ गैसेस इन कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब्स. माइकल फेरेडे ने 1859 में कुछ डिस्चार्ज ट्यूब्स ली, ग्लास की बनी हुई सिलेंड्रिकल ट्यूब्स, और उन ट्यूब्स के अंदर गैसेस के बिहेवियर को अंडर डिफरेंट प्रेशर कंडीशंस स्टडी करा. और माइकल फेरेडे ने यह पता लगाया कि व्हेन द गैस प्रेशर इनसाइड द ट्यूब इज रिड्यूस्ड टू 10⁻⁻⁴ एटमॉस्फेयर, जब हम ट्यूब के अंदर किसी भी गैस का प्रेशर 10⁻⁻⁴ एटमॉस्फेयर तक रिड्यूस करते हैं, तो उस ट्यूब की कैथोडिक प्लेट में से कुछ फास्ट मूविंग रेज निकलती हैं, एंड दोस फास्ट मूविंग रेज व्हेन दे बॉम्बार्ड विद द वॉल्स ऑफ द ट्यूब, अ फ्लोरोसेंस इज प्रोड्यूस्ड. एंड लेटर ऑन इट वाज एनालाइज्ड दैट cathode rays, those cathode rays were actually made up of very fine microscopic particles, और उन्हीं microscopic particles को later on नाम इलेक्ट्रॉन दिया गया. ठीक है. सो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में माइकल फेरेडे का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था. फिर कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज भी हम लोग स्टडी कर चुके. वो जो कैथोड पे से रेज एमिट होती हैं, उनकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज में मैंने आपको बताया था कि दे ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, दे आर मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स, मतलब उनमें मास होता है. तीसरा मैंने आपको ये भी बताया था कि कैथोड रेज आर डिफ्लेक्टेड बाय बोथ इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड.
कैथोड रे इलेक्ट्रिक फील्ड से भी डिफ्लेक्ट होती है और मैग्नेटिक फील्ड से भी डिफ्लेक्ट होती है, and in both the cases the direction of deflection clearly indicate that these cathode rays are negatively charged. डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन से, जैसे अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में से पास करोगे तो आप देखोगे कैथोड रेज पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती है, एंड इफ द कैथोड रेज आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट देन डेफिनेटली दे आर मेड अप ऑफ सम नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है, और उन्हीं नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को नाम इलेक्ट्रॉन दिया गया। उस इलेक्ट्रॉन पे चार्ज टू मास रेशियो पहली बार थॉमसन ने कैलकुलेट करा था यूजिंग दिस मॉडिफाइड डिस्चार्ज ट्यूब। मैंने आपको लास्ट क्लास में यही वाले दोनों एक्सपेरिमेंट करवाए थे। मैं आपको आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले ये वाले प्रीवियस दोनों एक्सपेरिमेंट एक बार दोबारा से रिकॉल करवा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। थॉमसन ने एक मॉडिफाइड डिस्चार्ज ट्यूब ली, आप देख सकते हैं एक ग्लास की बनी हुई डिस्चार्ज ट्यूब है जो पीछे से तो सिलेंड्रिकल है, लेकिन इसके फ्रंट पोर्शन को हमने ब्रॉड कर दिया है, एंड एट द फ्रंट साइड ऑफ दिस ट्यूब हमने एक ZNS स्क्रीन लगा रखी, जिंक सल्फाइड स्क्रीन। ZNS स्क्रीन के बारे में आप लोग याद रखिएगा, ZNS की स्क्रीन एक बहुत ही सेंसिटिव, इनफैक्ट हाइपर सेंसिटिव स्क्रीन होती है, एंड व्हेनेवर एनीथिंग स्ट्राइक्स ओवर दिस स्क्रीन अ स्पार्क इज प्रोड्यूस, स्पार्क्स प्रोड्यूस होती हैं, चिंगारियां उठती हैं। हमें पता चल जाता है कि वो चीज से टकराई है। कई बार कुछ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होते हैं जो हमें नेकेड आई से नजर नहीं आते, तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो टकराए हैं? उन स्पार्क्स को देख के, उन चिंगारियों को देख के, ठीक है। सो माइकल जे थॉमसन ने क्या करा, आप देख सकते हैं कि ये एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट है कैथोड, इसी के आगे पॉजिटिवली चार्ज प्लेट लगी हुई है एनोड, और एनोड के सेंटर में एक अपर्चर क्रिएट करा गया, एक होल क्रिएट करा गया, ठीक है। और जे थॉमसन ने क्या करा, इसके अंदर कोई गैस है, ही मेंटेन्ड दैट गैस एट 10⁻⁻⁴ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अंदर का गैस प्रेशर 10⁻⁻⁴ एटमॉस्फेयर तक रिड्यूस करा, एंड अंडर दिस कंडीशन वी ऑलरेडी नो कि कैथोड में से कुछ फास्ट मूविंग रेज निकलती हैं, कैथोड रेज निकलती हैं जो नॉर्मली वी नो कि स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं। लेकिन यहां पे जे थॉमसन ने दो एक्स्ट्रा फील्ड लगा रखी। देखिए आप देख सकते हैं, मैंने ऊपर से पॉजिटिव और नीचे से नेगेटिव प्लेट, ये एक्स्ट्रा प्लेट लगाई गई है क्योंकि हमें कैथोड रेज को इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में से भी पास करना है। एट द सेम टाइम एक यू शेप्ड मैग्नेट भी लगाई गई है। तो थॉमसन का बेसिकली पर्पस क्या था? थॉमसन वांटेड टू स्टडी द पाथ ऑफ दिस कैथोड रे अंडर द साइमल्टेनियस एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। थॉमसन क्या करना चाहता था, अगर आप सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे तो वी नो कि कैथोड रे एक प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती है। अगर हम सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो भी कैथोड रेज एक पोल की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती है। लेकिन अगर हम दोनों फील्ड इस तरह से कंपेंसेटरी मैनर में लगाएं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जितना डिफ्लेक्शन ऊपर की तरफ करे, मैग्नेटिक फील्ड उतना ही डिफ्लेक्शन नीचे की तरफ कर दे, तो फिर नेट डिफ्लेक्शन दोनों फील्ड्स की वजह से कैंसल आउट हो जाएगा और कैथोड रेज अभी भी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हुए स्क्रीन के सेंटर पे स्ट्राइक करेंगे। तो थॉमसन ने क्या करा, he adjusted both electric and magnetic field in such a manner that these two fields cancel out the deflection caused by one another and cathode rays still strike at the center of the screen. And later on, from the applied polarities of these magnetic field and the electric field, in electric field और magnetic field की जो भी उसने polarity set करी थी, उस polarity की help से he was able to calculate कि जो कैथोड रेज जिन पार्टिकल से बनी हुई है ना, जिन्हें हमने इलेक्ट्रॉन नाम दिया था, उन इलेक्ट्रॉन का चार्ज टू मास रेशियो E/m रेशियो वाज 1.76 into 10⁸ कूलम्स पर ग्राम। ये वैल्यू आपको याद रखनी है, यू आर सपोज्ड टू लर्न दिस वैल्यू। दिस इज चार्ज टू मास रेशियो, यानी कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रॉन का मास, वो ये आता है। और ये चाहे आप इस ट्यूब के अंदर कोई सी भी गैस लो, हर गैस को लेने पे यही वैल्यू आएगी। यहाँ पे चाहे आप ये प्लेट भी जो कॉपर की प्लेट है या आयरन की प्लेट लगा लो या सिल्वर की प्लेट लगा लो, किसी भी चीज की कैथोड बना लो, हर बार वैल्यू यही आएगी। तो इससे ये भी पता चलता है कि वो जो इलेक्ट्रॉन है वो सब मेटल्स के अंदर एक जैसे ही होते हैं, चाहे वो कॉपर में से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन हो या आयरन में से या सिल्वर में से या एनीथिंग एल्स। इलेक्ट्रॉन्स आर द यूनिवर्सल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एवरी मैटर एंड दे आर ऑलवेज ऑफ सेम टाइप। सो आई होप आप लोगों को इस वाले एक्सपेरिमेंट में कोई डाउट तो नहीं है एवरीबडी कि इस एक्सपेरिमेंट में थॉमसन ने क्या करा था एंड हाउ ही वाज एबल टू कैलकुलेट दिस। आपको बस थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट याद रखना है कि थॉमसन्स के एक्सपेरिमेंट में ही स्टडीड द बिहेवियर ऑफ कैथोड रेज अंडर द साइमल्टेनियस एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इन सच अ मैनर दैट बोथ द फील्ड्स
compensated the deflection caused by one another. बताइए, एक बार मैं फिर पूछ रहा हूँ, सब लोगों को लास्ट क्लास में ये जो मैंने करवाया था क्लियर है या कोई डाउट है? अभिराज, अदिति, आर्यन, देवर्पन, एवरीबॉडी क्लियर है? Yes. गुड. उसके बाद देखिए, द मेन लिमिटेशन ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट वाज, इस एक्सपेरिमेंट की लिमिटेशन क्या थी? इस एक्सपेरिमेंट की लिमिटेशन ये थी कि यूजिंग दिस एक्सपेरिमेंट थॉमसन वाज एबल टू डायरेक्टली कैलकुलेट E/m रेशियो, चार्ज अपॉन मास का रेशियो निकाला. इंडिविजुअल वैल्यू ऑफ चार्ज क्या है या इंडिविजुअल वैल्यू ऑफ मास क्या है, दैट वाज नॉट बीइंग कैलकुलेटेड फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट. Thomson was unable to calculate the individual values of charge and mass. He was able to directly work out upon E/m. Directly उसने charge to mass ratio निकाला, individual values नहीं निकाल पाया. तो individual value of charge निकालने के लिए there was another scientist named Millikan who performed the Millikan oil drop experiment. अब मैं आपको ये रिवाइज करवाता हूँ, ये भी मैंने आपको लास्ट क्लास में करवा दिया था. Millikan oil drop experiment में Millikan ने चार्ज पता लगाया इलेक्ट्रॉन के ऊपर. देखिए, दिस इज अ सिंपल apparatus. आप देख सकते हैं एक सिलेंड्रिकल कंटेनर है और उस कंटेनर को हमने 3 कंपार्टमेंट में डिवाइड कर रखा है. और इस 3 कंपार्टमेंट में डिवाइड करने के लिए आपने ये जो 2 पार्टीशंस लगाए ना, ये जो आपको 2 पार्टीशंस दिख रहे हैं, ये मेटल की प्लेट्स हैं. ऊपर एक मेटेलिक प्लेट है जो पॉजिटिवली चार्ज है, नीचे एक मेटेलिक प्लेट है जो नेगेटिवली चार्ज है. और सर दोनों प्लेट्स बात समझ नहीं आई, इस एक्सपेरिमेंट का यूज क्या था? इस एक्सपेरिमेंट का मेनली पर्पस क्या था सर? इस एक्सपेरिमेंट का पर्पस यही था कि इलेक्ट्रॉन, जो कैथोड रेस में से इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं, किसी भी सब्सटेंस के अंदर, किसी भी गैस के आयोनाइजेशन से जो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं, उस इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है. हमें ये तो पता चल गया था रणवीर कि कैथोड रेस वर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव फील्ड. पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट होती है तो डेफिनेटली दे आर नेगेटिवली चार्ज. लेकिन नेगेटिव का कुछ मैग्नीट्यूड तो होगा ना. तो टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट नेगेटिव चार्ज हमने ये एक्सपेरिमेंट करा था. इस एक्सपेरिमेंट का पर्पस ये है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज की वैल्यू पता चल जाए. ओके सर. यस सर. तो वो कैसे पता चलेगी, वो ध्यान से देखिए. देखिए, ऊपर वाले कंपार्टमेंट में हमने एक स्प्रे पंप लगा रखा है विच कंटेन सम ऑयल. इसके अंदर मेनली पाइन ऑयल लिया जाता है. पाइन ऑयल, वैसे तो आप कोई सा भी ऑयल ले सकते हो, बट ही एक्चुअली टुक द पाइन ऑयल क्योंकि पाइन ऑयल हैज अ वेरी स्ट्रांग एफिनिटी टू कैप्चर इलेक्ट्रॉन. पाइन ऑयल में इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी होती है. ठीक है. बीच वाले कंपार्टमेंट में एयर है, एयर पूरे में ही है, लेकिन बीच वाले कंपार्टमेंट में हमने एक्स रेस पास करी. अब एक्स रेस की प्रॉपर्टीज होती हैं कि वो एयर को आयोनाइज कर देती है. फर्स्ट ऑफ ऑल, ये एक्सपेरिमेंट आप लोगों को तभी समझ में आएगा व्हेन एवरीबॉडी ऑफ यू, ईच वन ऑफ यू नोज द मीनिंग ऑफ आयोनाइजेशन. टेल मी वेरी फ्रैंकली, मैंने आपको बताया था, क्या आप लोगों को मालूम है कि अगर हम बोल रहे हैं एक्स रेस एयर को आयोनाइज कर देती हैं, तो उसका क्या मतलब है? सर इसका मतलब वो उसमें चार्ज आ रहा है उसके एक चीज के अंदर, आयोनाइज का मतलब एक तरीके से चार्ज करना. लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि किसको नहीं मालूम आयोनाइज का मतलब? आर्यन, अदिति, सोना, वंश, इशिता, एनीबॉडी, क्या आपको आयोनाइज होने का मतलब मालूम है? यस सर. यस सर. यस सर. एवरीबॉडी, मैं फिर पूछ रहा हूं. ओके इशिता, टेल मी कि आयोनाइज होने का क्या मतलब मालूम है? Sir, anything which gets a positive or a negative charge, that means that substance is getting ionized. बिल्कुल ठीक बताया आपने. बेसिकली हो क्या रहा है, इसके अंदर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, अगर एयर है इसके अंदर तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होंगे, नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स होंगे. तो बेसिकली एक्स रेज जब इस ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से टकराती है ना, तो पहले तो वो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को स्प्लिट कर देती हैं ऑक्सीजन के एटम में, बिकॉज एक्स रेज आर एनर्जेटिक रेडिएशंस. तो जैसे ही ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से टकराएंगी तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के एटम में कन्वर्ट हो जाएंगे. और फिर वो एटम जब दोबारा एक्सरे से टकराएंगे, जब दोबारा से एक्सरे उनसे टकराएंगी, तो अब की बार ये जो ऑक्सीजन है, ये O पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन में डिसोसिएट हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा. इसमें से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हो जाएगा और O पॉजिटिव बन जाएगा. तो बेसिकली एक्सरेज की वजह से अंदर की एयर आयोनाइज हो गई, ऑक्सीजन O पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, नाइट्रोजन N पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया और इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो गया. तो ये याद रखिएगा, इस बीच वाले कंपार्टमेंट में इलेक्ट्रॉन्स हैं जो एयर की आयोनाइजेशन से प्रोड्यूस हो. और जब आप ऊपर से ऑयल स्प्रे करोगे ना, ऑयल जब आप स्प्रे करोगे तो ऑयल सारे में स्कैटर होगा और कुछ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ऑयल ऐसी भी होंगी जो इस एपर्चर में से होते हुए नीचे आएंगी. सपोज कीजिए दिस इज एन ऑयल ड्रॉपलेट जो
ऊपर से अपर्चर में से होते हुए नीचे आ रही है। अब जैसे ही ऑयल ड्रॉपलेट बीच वाले कंपार्टमेंट में आएगी तो ये इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लेगी। अब जरूरी नहीं है कि एक ही इलेक्ट्रॉन कैप्चर करे, कई बार 2 इलेक्ट्रॉन भी कैप्चर हो जाते हैं, 3 भी कैप्चर हो जाते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन, ये ऑयल ड्रॉपलेट इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करके नेगेटिवली चार्ज हो जाए। सो बेसिकली दिस बिकम्स अ नेगेटिवली चार्ज ऑयल ड्रॉपलेट। मिलिकन क्या करना चाहता है कि इस नेगेटिवली चार्ज ऑयल ड्रॉपलेट की वेलोसिटी नोट करना चाहता है कि ये किस वेलोसिटी से नीचे गिर रही है। ठीक है, he wanted to measure the velocity of the falling negatively charged oil droplet but under 2 different conditions. पहले तो मिलिकन ने क्या करा, इस फॉलिंग ऑयल ड्रॉपलेट की वेलोसिटी, ये जो नेगेटिवली चार्ज ऑयल ड्रॉपलेट गिर रही है, इसकी वेलोसिटी को अंडर द फ्री फॉल ऑफ ग्रेविटी मेजर करा। मतलब यहाँ पे ये जो प्लेट्स है ना, नेगेटिव और पॉजिटिव प्लेट, इनकी पोलैरिटी स्विच ऑफ कर दी, कोई पोलैरिटी अप्लाई नहीं करी गई, जस्ट फ्री फॉल ऑफ ग्रेविटी पे ऑयल ड्रॉपलेट की वेलोसिटी को नोट कर दिया उसने। फिर उसने क्या करा, यहाँ पे पोलैरिटीज अप्लाई करी और अलग अलग पोलैरिटीज अप्लाई करी। कभी पॉजिटिव बढ़ा देता था, कभी नेगेटिव बढ़ा देता था, कभी पोलैरिटीज कम कर देता था। अलग अलग पोलैरिटीज पे उसने वेलोसिटीज को वेरी करा और वेरिंग वेलोसिटीज उसने नोट करी। मतलब एक ही ऑयल ड्रॉपलेट की वेलोसिटी अंडर डिफरेंट कंडीशंस नोट करी गई, फ्री फॉल ऑफ ग्रेविटी में, अलग अलग पोलैरिटीज में। एंड फ्रॉम द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ वेलोसिटीज ही वाज एबल टू कैलकुलेट कि इस ऑयल ड्रॉपलेट पे कितना चार्ज होना चाहिए। और जब उसने मैथमेटिकली कैलकुलेट करा तो ही केम आउट टू नो कि इस फॉलिंग ऑयल ड्रॉपलेट पे, या जितनी भी फॉलिंग ऑयल ड्रॉपलेट्स उसने मेजर करी, उन सभी पे उसने देखा कि जो नेगेटिव चार्ज आया वो एक कॉमन वैल्यू का होल नंबर मल्टीपल आया। एंड दैट कॉमन वैल्यू वाज, वो मैंने आपको बता दिया था लास्ट क्लास में, आई होप आपको याद होगा, 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम्स। तो जब भी उसने किसी भी फॉलिंग ऑयल ड्रॉपलेट की वेलोसिटीज को मेजर करा और उन वेलोसिटीज की हेल्प से उस चार्ज पे, उस ऑयल ड्रॉपलेट पे एक्सपेक्टेड चार्ज निकाला, तो ही ऑलवेज फाउंड कि एवरी ऑयल ड्रॉपलेट कंटेन्ड द मल्टीपल, होल नंबर मल्टीपल ऑफ दिस चार्ज। किसी ऑयल ड्रॉपलेट पे या तो बस इतना चार्ज था, किसी दूसरी ऑयल ड्रॉपलेट पे इसका 2 टाइम्स था, किसी तीसरी ऑयल ड्रॉपलेट पे इसका 3 टाइम्स था। तो उसने प्रिज्यूम कर लिया, इसका मतलब दिस चार्ज इज प्रेजेंट ओवर एन इलेक्ट्रॉन। जिस ऑयल ड्रॉपलेट ने एक इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करा होगा उस पर तो इतना ही चार्ज आएगा, जो ऑयल ड्रॉपलेट 2 इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर लेगी उस पर इसका डबल चार्ज आएगा, एंड सो ऑन। सो मिलिकन के इस ऑयल ड्रॉपलेट से चार्ज का पता लग गया। एंड वंस वी न्यू द वैल्यू ऑफ चार्ज एज वेल एज E by m, एक बार हमें E by m भी पता लग गया और E भी पता लग गया, तो मास निकालना मुश्किल नहीं था। फिर हमने E upon E by m करा, इन दोनों का रेशियो निकाला तो मास की वैल्यू भी आ गई। और मास की वैल्यू याद है क्या आई थी? व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ मास? 9.1 into 10⁻⁻31 kg। ठीक है, सो दिस इज द कंप्लीट डेटा अबाउट एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज टू मास रेशियो और इलेक्ट्रॉन का मास, ये तीनों वैल्यूज आपको याद रखनी है। न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट है। एंड दिस इज द कंप्लीट स्टडी अबाउट द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी तक तो मैंने आपको लास्ट क्लास वाला रिवाइज करवाया। अब स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक चीज आप लॉजिकली सोचो, क्या आप में से किसी को मालूम है कि एटम को लेके सबसे पहली थ्योरी, द ओल्डेस्ट थ्योरी जो किसी साइंटिस्ट ने दी थी एटम को लेके, वो कौन सी थ्योरी थी और किस साइंटिस्ट ने दी थी? सर जॉन डाल्टन। एग्जैक्टली, जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने 1808 में सबसे पहली थ्योरी एटम को लेकर क्या दी थी? ही कंसिडर्ड एटम एज द स्मॉलेस्ट इंडिस्ट्रक्टिबल एंड इनडिविजिबल पार्टिकल। उसने, जब जॉन डाल्टन की थ्योरी आई थी ना, उस वक्त हमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, किसी भी चीज के बारे में नहीं मालूम था। सिर्फ ये पता था कि हर मैटर किसी बेसिक एंटिटी से बना हुआ है। और जॉन डाल्टन ने कहा कि वो जो बेसिक एंटिटी है ना, द स्मॉलेस्ट थिंग जिससे सारा मैटर बनता है, वो एटम है। और जॉन डाल्टन ने बताया कि एटम स्मॉलेस्ट होता है, इंडिस्ट्रक्टिबल होता है, इंडिविजिबल होता है। एंड ही ऑल्सो टोल्ड अस कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ये तो बिल्कुल ठीक बताया था उसने कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो ध्यान से सुनिएगा, ये तो हम लोगों को ऑलरेडी मालूम था कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। वी ऑलरेडी न्यू। जब ये सारे एक्सपेरिमेंट हो रहे थे, जब थॉमसन का एक्सपेरिमेंट हो रहा था, मिलिकन का एक्सपेरिमेंट हो रहा था, उस वक्त भी हम सब लोगों को ये तो मालूम था कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। नाउ जस्ट इमेजिन कि एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम के अंदर हमने नेगेटिव पार्टिकल डिस्कवर कर लिया। लॉजिकली इमेजिन करना, सब लोग सोच कर देखो, एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल के अंदर
एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था और उसके अंदर हमने नेगेटिव पार्टिकल डिस्कवर कर लिया, तो क्या आपको नहीं लगता कि जैसे ही नेगेटिव पार्टिकल डिस्कवर हुआ तो ऑटोमेटिकली ये क्लियर हो गया कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव भी जरूर होगा, तभी तो न्यूट्रलिटी आएगी। अगर सिर्फ नेगेटिव ही नेगेटिव पार्टिकल होते एटम के अंदर, फिर तो एटम नेट नेगेटिव हो जाता, बट एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो अगर एटम के अंदर कुछ नेगेटिव पार्टिकल हैं तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ पॉजिटिव पार्टिकल भी होंगे जो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज देके उसे न्यूट्रलाइज कर रहे होंगे। तो with the discovery of electron it was automatically established कि there might be something positive as well within the atom। बताइए आपको मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं? यस सर, आगे समझ में। Yes, sir. रणवीर, कैन यू टेल मी वंस अगेन मैंने क्या बताया? सर मैं ही बताऊं? हाँ रणवीर। Okay, Ranveer is accidentally left. Somebody else, पार्थ आप बताओ मैंने क्या बताया, आपको समझ में भी आया? Yes, Parth. Sir, you said that when the electrons were discovered, it was established that there is something that the protons were to be discovered, considering that how Dalton said that the atoms are neutral, so there needs to be some positive charge that nullifies the effect of electrons in an atom. Exactly, बिल्कुल सही बताया आपने। देखिए हमें ये ऑलरेडी मालूम था कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। अब अचानक से आपको एक दिन पता चले कि इस न्यूट्रल चीज के अंदर कुछ नेगेटिव पार्टिकल हैं, तो अगर एक न्यूट्रल चीज के अंदर कुछ नेगेटिव पार्टिकल हैं तो इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि पॉजिटिव पार्टिकल भी जरूर होंगे ना, तभी तो ओवरऑल इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी अचीव हो पा रही है। तो विद द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन इट वाज ऑटोमेटिकली एस्टैब्लिश्ड कि देयर नीड्स टू बी समथिंग पॉजिटिव इनसाइड द एटम। अब उस पॉजिटिव की सर्च करने लगे वेरियस साइंटिस्ट। नेगेटिव की डिस्कवरी तो हो गई, इलेक्ट्रॉन के बारे में तो सब कुछ पता चल गया, लेकिन अब ये ढूंढना था कि पॉजिटिव क्या चीज है और उस पॉजिटिव का नाम क्या है, वो पॉजिटिव कहां पे रहता है एटम के अंदर। तो अब उस पॉजिटिव चार्ज की डिस्कवरी में वेरियस साइंटिस्ट स्टडी करने लगे एंड द फर्स्ट सक्सेसफुल अटेम्प्ट वाज मेड बाय गोल्डस्टीन इन 1886। गोल्डस्टीन या गोल्डस्टाइन, कुछ लोग गोल्डस्टाइन बोलते हैं, कुछ गोल्डस्टीन बोलते हैं। सो देखिए मैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन गोल्डस्टीन ने नहीं करी थी। प्रोटॉन की जो एक्चुअल डिस्कवरी का क्रेडिट जाता है वो रदरफोर्ड को जाता है। रदरफोर्ड ने ही पहली बार ये नाम यूज करा था प्रोटॉन, लेकिन गोल्डस्टीन ने डिस्कवरी ऑफ एनोड रेस करी थी। गोल्डस्टीन ने एक ऐसी रेस डिस्कवर करी थी जिसके अंदर कुछ पॉजिटिव पार्टिकल्स देखे गए थे, लेकिन वो पॉजिटिव पार्टिकल प्रोटॉन होते हैं, ये बात रदरफोर्ड ने बताई थी लेटर ऑन। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि गोल्डस्टीन ने क्या एनालाइज करा। तो आज की क्लास में मैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन थ्रू एनोड रेस ये करवा रहा हूं, ठीक है? तो आप हेडिंग डाल लीजिए डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, लेकिन ब्रैकेट में लिखेंगे थ्रू एनोड रेस। और पिछले टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। So the discovery of protons through anode rays by Goldstein in 1886. Before I actually teach you and tell you कि discovery of proton कैसे करी गई थी, anode rays के बारे में क्या experiment करे गए थे, I expect कि ये शायद आप लोगों ने previous classes में पढ़ रखा होगा। बताइए क्या कभी आपने गोल्डस्टीन के एक्सपेरिमेंट के बारे में, डिस्कवरी ऑफ एनोड रेस के बारे में पहले कभी पढ़ा हुआ है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो कैन एनीबॉडी टेल मी कि क्या पढ़ा हुआ है? सोना, कुछ आपको याद है सोना कि डिस्कवरी ऑफ एनोड रेस को लेकर क्या एक्सपेरिमेंट करा गया था? वॉट एवर यू रिमेंबर, वॉट एवर यू रिकॉल, बताइए सोना। Yes, sir.
सर गोल्डस्टीन कुछ याद आ रहा है आप? सर गोल्डस्टीन ने इलेक्ट्रिसिटी पास की थी हाई वोल्टेज से। Okay. Anything else? Ananya? सर गोल्डन प्लेट से कुछ करा था सर। सर गोल्डन फॉइल पे उसने Yes, sir. electrons Golden foil. को मारा नहीं, था। No. You're getting confused. So he Gold used foil a scattering cathode ray. experiment रदरफोर्ड का था। रदरफोर्ड ने यूज करा था वो गोल्ड फॉइल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। दैट वाज समथिंग एल्स। वो तो एटम का मॉडल था। मैं अभी डिस्कवरी ऑफ एनोड रेस की बात कर रहा हूँ। रणवीर, यू वर सेइंग समथिंग। Sir, I think he used a cathode ray tube with holes in it. Exactly. देखो, एक्चुअली मैं आपको बता दूं, दिस वाज एन अनइंटेंशनल एंड एक्सीडेंटल डिस्कवरी। दिस वाज प्योरली अनइंटेंशनल। एक्चुअली गोल्डस्टीन प्रोटॉन की डिस्कवरी नहीं कर रहा था, या गोल्डस्टीन एनोड रेस की भी डिस्कवरी नहीं कर रहा था। गोल्डस्टीन एक्चुअली क्या कर रहा था कि माइकल फैराडे ने जो एक्सपेरिमेंट्स करे थे ना कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब्स को लेके, उन्हीं एक्सपेरिमेंट्स को रिपीट कर रहा था। ही वाज जस्ट रीएस्टैब्लिशिंग, रीएनालाइजिंग दोस एक्सपेरिमेंट्स। तो गोल्डस्टीन, मैं आपको थोड़ा सा एक स्टोरी बताता हूं इसके पीछे, जो ऑलरेडी बुक में नहीं मिलेगी आपको ऑल्दो, बट आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि 1850s में कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब को लेके बहुत सारे साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। तो उस एरा में टुवर्ड्स द मिड ऑफ द 19th सेंचुरी कैथोड रेज बहुत फेमस हो गई। कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब्स बहुत फेमस हुई अमंग द साइंटिफिक वर्ल्ड, और अलग अलग साइंटिस्ट उन कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब्स को लेके अपने लैब में एक्सपेरिमेंट्स करने लगे। तो गोल्डस्टीन वाज वन ऑफ देम। गोल्डस्टीन ने भी सोचा कि कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब को लेके एक्सपेरिमेंट्स करे जाएं, देखते हैं कुछ नई चीज पता लगी तो। एंड ही वाज एक्चुअली रिपीटिंग द सेम एक्सपेरिमेंट जो माइकल फैराडे ने करा था। देखो, गोल्डस्टीन ने फिर एक कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब ली। ही टुक अ कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब, और उस कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर उसे 2 प्लेट्स लगानी। ही वाज सर्चिंग फॉर सम प्लेट, ठीक है। उसे एक तरफ एनोड लगाना था, एक तरफ कैथोड लगाना था। एंड ये जो मैं स्टोरी बता रहा हूं ना, ये अगर आप कभी गूगल करोगे तो आपको मिल जाएगा, बट बुक में मेंशन नहीं होगा। तो गोल्डस्टीन को अपनी इस कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर लगाने के लिए कुछ प्लेट्स चाहिए थी, कुछ कैथोडिक और एनोडिक प्लेट चाहिए थी। तो उसने क्या करा, उसे एक प्लेट तो मिल गई, सर्कुलर प्लेट ही, 18 सर्कुलर प्लेट। तो उसने एक प्लेट तो एनोड की लगा दी। He used an anodic plate. लेकिन एक और प्लेट उसको शॉर्ट पड़ रही थी। He was getting short of one plate. उसे एक प्लेट और चाहिए थी जिसकी वो कैथोड बना सके। तो अनफॉर्चुनेटली when he was unable to attain certain plate, तो उसने देखा कि वो जो ड्रेन का ट्रैप होता है ना, आपने देखा होगा जो ड्रेन होता है, वॉश बेसिन के नीचे जो ड्रेन होता है उस पे जाली लगी होती है, ठीक है, परफोरेटेड, ठीक है। तो उसने क्या करा, he took that ट्रैप, वो जाली ले ली उसने, और उस जाली की उसने कैथोड बना दी। वो परफोरेटेड होती है, उसमें होल्स होती है। सो दिस वाज प्योरली अनइंटेंशनल। इसने बाई चांस ले ली इस तरह की जाली वाली जो कैथोड थी, क्योंकि उसे मिली नहीं वन प्लेट। तो उसने वो ट्रैप में से वो जाली निकाली और वो उसने वहां पे यूज कर दी, ठीक है। बट ये देखिए, ये कैथोड, ये एनोड, एंड ही क्रिएटेड द सेम कंडीशंस। इसने इसके अंदर गैस ली और 10⁻⁻⁴ एटमॉस्फेयर पे उसने 10⁻⁴ एटमॉस्फेयर प्रेशर जनरेट करा। अब अगेन, ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, थॉमसन और माइकल फैराडे ऑलरेडी एस्टैब्लिश कर चुके हैं कि 10⁻⁴ एटमॉस्फेयर पे इस कैथोड में से कुछ रेज निकलती हैं, जो रेज स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हुए सामने जाती हैं और यहाँ पे ट्यूब की वॉल से बॉम्बार्ड करती हैं, जिसकी वजह से ट्यूब ग्लो करती है फ्लोरोसेंट कलर्स। ये ऑलरेडी हम एस्टैब्लिश कर चुके हैं, माइकल फैराडे ने ये जस्टिफाई करा। गोल्डस्टीन ने भी नोट करा कि जैसे वो 10⁻⁴ एटमॉस्फेयर कंडीशन जनरेट करता है, तो फिर यहाँ पे एक फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस होता है, यहाँ से ट्यूब चमकने लगती है, ग्लो करने लगती है। उसका रीजन है कि कैथोड रे सामने जाके बॉम्बार्ड करती हैं। बट इन एडिशन टू दिस फ्लोरोसेंस, गोल्डस्टीन ने एक और नई चीज नोट करी जो पहले माइकल फैराडे ने मिस कर दी। गोल्डस्टीन ने नोट करा कि फ्लोरोसेंस सिर्फ यहीं पे प्रोड्यूस नहीं होता, कुछ फ्लोरोसेंस यहां पे भी प्रोड्यूस हुआ बिहाइंड कैथोड। कैथोड के पीछे भी उसने देखा एक फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस हो रहा है, वहां पे भी एक हल्का सा ग्लो नजर आ रहा है। अब जब कैथोड के पीछे भी एक फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस होता हुआ देखा गया, तो वो समझा, उसे समझ में आ गया कि इसका मतलब कुछ चीज पीछे भी आ रही है। सारी के सारी रेज आगे नहीं जा रही, कुछ रेज ऐसी भी हैं जो इन परफोरेशंस में से पेनिट्रेट करते हुए पीछे जा रही होंगी,
और पीछे वॉल से स्ट्राइक कर रही है, ठीक है। उसे लगा कि ये रेस क्योंकि कैथोड की तरफ आ रही है, जो रेस इन परफोरेशंस में से होते हुए पीछे चली गई, उसे ही थॉट कि वो शायद एनोड में से आ रही होंगी, तो इसलिए उसने इनिशियली उनका नाम एनोड रेज रख दिया। ही नेम्ड दोज रेज एज एनोड रेज। एनोड रेज को कैनाल रेज भी कहा जाता है, शायद आपने कैनाल रेज नाम सुना हो। कैनाल रेज सुना है। तो ये याद रखिएगा, दिस वाज प्योरली एक्सीडेंटली हैपेंड, इट हैपेंड एक्सीडेंटली, क्योंकि उसे कोई सिंगल पीस प्लेट नहीं मिली, तो बाय चांस, एज अ मैटर ऑफ चांस, ही टुक दैट ट्रैप फ्रॉम अ ड्रेन, ठीक है, उसने यहाँ पे लगा दी वो जाली, और जैसे ही उसने वो जाली लगा के 10⁻⁴ एटमॉस्फेयर की कंडीशन जनरेट करी, तो उसने देखा फ्लोरोसेंस सिर्फ यहीं पे प्रोड्यूस नहीं होता, यहाँ पे भी प्रोड्यूस होता है। अब अगर यहाँ पे भी फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस हो रहा है, तो डेफिनेटली कुछ रेज अपोजिट डायरेक्शन में आ रही होंगी और वो यहाँ पे टकरा रही होंगी, और उसे लगा इनिशियली कि वो रेज एनोड में से निकल रही होंगी, जिस तरह से कैथोड में से कैथोड रेज निकलती हैं। उसने सोचा एनोड में से कुछ एनोड रेज निकल के आ रही होंगी और वो यहाँ पे टकरा रही होंगी, जिसकी वजह से फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस होता है। सो ही नेम्ड दोज रेज एज एनोड रेज। बट लेटर ऑन गोल्डस्टीन ने ही उन एनोड रेज पे फर्दर रिसर्च करी। ही फर्दर री इन्वेस्टिगेटेड देम। उसने और डीपली एनालाइज करा कि देखते हैं कि एनोड रेज एक्चुअली है क्या, और ये एनोड में से क्यों निकल रही है। तो जब उसने फर्दर इन्वेस्टिगेशन करी ना, तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट सामने आया, सब लोग ध्यान से सुनना। फर्दर इन्वेस्टिगेशन पे उसे ये पता चला कि कैथोड रेज तो कैथोड की प्लेट पे से निकलती हैं, कैथोड रेज तो कैथोड की प्लेट में से निकलती हैं और आगे जाती हैं, लेकिन एनोड रेज एक्चुअली एनोड की प्लेट में से नहीं निकलती। एनोड रेज वर जनरेटेड समवेयर इन द सेंटर ऑफ द ट्यूब। कुछ अपोजिटली चार्ज रेज थी जो ट्यूब के सेंटर में जनरेट हो रही थी, और वो रेज सेंटर में से होते हुए पीछे आ रही, ठीक है। सर लेकिन वो ऑपोजिटली चार्ज कैसे, मतलब वेव्स कैसे प्रोड्यूस हो रही थी? मैं समझा रहा हूं आपको, समझा रहा हूं, वो सब चीजें बताऊंगा, आप सुनिए पहले। इनिशियली उसे लगा कि एनोड में से रेज आ रही होंगी, लेकिन जब उसने फर्दर इन्वेस्टिगेशन करी तो पता चला कि वो रेज एनोड में से नहीं आ रही थी, वो रेज ट्यूब के सेंटर में ही कहीं जनरेट हुई थी, और वो पॉजिटिवली चार्ज होने की वजह से नेगेटिव प्लेट की तरफ आ रही थी। अब ट्यूब के सेंटर में से कैसे जनरेट हो सकती है रेज, वो बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ध्यान से सुनिए। ओरिजिन ऑफ एनोड रेज, फिर मैं सारा लिखवा दूंगा आपको, लेकिन पहले सुनिए। आपको मालूम है कि इस ट्यूब के अंदर हमने कोई गैस ले रखी है, तो ये सपोज कीजिए गैस के एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं, दीज आर द गैसियस एटम्स जो इसके अंदर स्कैटर्ड है। और हमें ये भी मालूम है कि जैसे ही हम 10⁻⁴ एटमॉस्फेयर की कंडीशन क्रिएट करते हैं, तो इस प्लेट में से कैथोड रेज निकलती है। कैथोड रेज बेसिकली क्या है? कैथोड रेज अ स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं इनके पीछे, तो कैथोडिक प्लेट में से कैथोड रेज निकल रही हैं। और ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कैथोड रेज आयोनाइज द गैस थ्रू व्हिच दे पास। तो ये जो कैथोड रेज हैं, ये जाके सामने गैस के एटम से टकराती हैं। अब जस्ट इमेजिन करो, सपोज करो इसके अंदर ऑक्सीजन गैस है, सपोज इसके अंदर ऑक्सीजन गैस, अब पीछे से आने वाली कैथोड रे इस ऑक्सीजन से टकराई, जैसे ही इस ऑक्सीजन से टकराएगी तो क्या होगा? दिस ऑक्सीजन विल बी कन्वर्टेड टू O पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन। वो कैथोड रे ऑक्सीजन से टकरा के ऑक्सीजन को आयोनाइज कर देगी। आयोनाइजेशन से और इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होंगे। देखिए, कुछ इलेक्ट्रॉन तो प्लेट में से निकल रहे हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन गैस की आयोनाइजेशन से निकल रहे हैं। वो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन भी कैथोड रेज के साथ कंबाइन होकर आगे चले गए, लेकिन आयोनाइजेशन से ये जो O पॉजिटिव बने, ये O पॉजिटिव पीछे की तरफ आने लगे, और ये O पॉजिटिव ही थे जो इन एनोड रेज, कैथोड रेज में से परफोरेशन से पास होके पीछे आए और पीछे टकराए। अगर इसके अंदर नाइट्रोजन गैस थी तो N पॉजिटिव आएंगे पीछे, अगर इसके अंदर हाइड्रोजन गैस थी तो H पॉजिटिव आएंगे पीछे। तो बेसिकली ये एनोड रेज एनोड में से नहीं निकल रही, जो भी आपने बीच में गैस ले रखी है, उस गैस के आयोनाइजेशन से जो कैटायन बना, वो कैटायंस हैं जो पीछे आ रहे हैं, और एनोड रेज उन्हीं कैटायंस से बनी हुई है। बताइए, आपको समझ में आया कि एनोड रे क्या है और कहां से बन रही है? आ गया सर, अब समझ में आ गया। ठीक है। सो कैथोड रेज तो कैथोड की प्लेट में से निकल रही है, और कैथोड रे एक्चुअली इलेक्ट्रॉन है। कैथोड रेज आर जस्ट इलेक्ट्रॉन्स। वो इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं बहुत तेज, सामने उनके रास्ते में एटम आए गैस के एटम से वो टकराए। अब जैसे ही गैस के एटम से टकराए तो गैस के एटम आयोनाइज हो गए, आयोनाइज होने से और इलेक्ट्रॉन निकले। वो इलेक्ट्रॉन तो कैथोड रेज के साथ कंबाइन होकर आगे चले गए, लेकिन आयोनाइजेशन से जो कैटायन बना, वो कैटायन पीछे आने लगे, और इन परफोरेशंस में से पेनिट्रेट करते हुए जब पीछे वॉल पे टकराए तो पीछे भी एक फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस हुआ। तो एनोड रेज
जिस तरह से कैथोड रे इलेक्ट्रॉन से बनी हुई है, एनोड रे सिर्फ प्रोटॉन से नहीं बनी हुई, एनोड रे कैटायन से बनी हुई है। उस कैटायन के अंदर इलेक्ट्रॉन भी होगा, प्रोटॉन भी होगा। देखिए ये सिर्फ प्रोटॉन नहीं है, दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन कम है, प्रोटॉन ज्यादा है, इसलिए इस पे पॉजिटिव चार्ज है। कोई डाउट यहां तक, या समझ में आ रही है बात? सर वहाँ पे तो ऑलरेडी काफी सारे इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये जो पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं ये एक साथ कंबाइन नहीं हुए, ये सेपरेट कैसे होगा एकदम से? फिर कहां से किसके साथ कंबाइन नहीं हुए आशिता, टेल मी अगेन। सर ऑक्सीजन एटम्स जो हैं वो पॉजिटिवली चार्ज थे क्योंकि उनको कैथोड रेज ने सेपरेट किया है ना, उनमें ज्यादा अमाउंट ऑफ प्रोटॉन है, लेकिन वहीं पे इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज तो एक दूसरे को लाइक अट्रैक्ट करता है। देखिए इशिता, ये आप इन इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हो ना, कि ये इलेक्ट्रॉन वापस ऑक्सीजन में क्यों नहीं चले गए और ऑक्सीजन फिर से न्यूट्रल क्यों नहीं हो गया? यस, दिस इज व्हाट यू आर सेइंग। इशिता, पीछे से कैथोड रेज कॉन्टिन्यूअसली प्रोड्यूस हो रही है, and those cathode rays are energetic radiations which has a property to ionize the gas. तो जब तक कैथोड रेज प्रोड्यूस होके आगे जाती रहेंगी, वो ऑक्सीजन से टकराती रहेंगी और टकराने की वजह से O पॉजिटिव क्रिएट होते रहेंगे। वो जब तक कैथोड रेज की प्रेजेंस है, they won't be able to nullify them because cathode rays are the energetic radiations that keep on colliding with those oxygen atoms. ऑक्सीजन एटम्स अगर हम मान भी लें, इशिता अगर हम मान भी लें कि कुछ O पॉजिटिव एटम्स ऐसे रहे होंगे जिन्होंने वापस इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करके न्यूट्रलाइज कर भी लिया होगा, बट स्टिल क्योंकि पीछे से कॉन्टिन्यूअसली कैथोड रेज आ रही हैं, तो वो कैथोड रेज ऑक्सीजन के एटम्स को बॉम्बार्ड करेंगी और बार बार O पॉजिटिव को प्रोड्यूस करती रहेंगी, और उन्हीं में से कुछ O पॉजिटिव पीछे की तरफ ट्रेवल करेंगे। बिफोर दे गेट न्यूट्रलाइज दे रीच टुवर्ड्स द बैक एंड। बताइए इशिता, कोई डाउट? नहीं सर, समझ में आ गया। ठीक है, सो देयर आर मल्टीपल पॉसिबिलिटीज, देयर कैन बी सच पॉसिबिलिटी, की पॉसिबिलिटी है कि कुछ O पॉजिटिव ने इलेक्ट्रॉन को वापस कैप्चर करके O बना लिया, लेकिन ये मत भूलिए कि पीछे से कैथोड रेज रेगुलरली आ रही हैं और वो कैथोड रेज ऑक्सीजन के एटम्स के साथ टकराती जा रही हैं। मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ कैथोड पार्टिकल्स पीछे से आ रहे हैं और वो ऑक्सीजन एटम से टकरा रहे हैं। उनमें से कुछ ऑक्सीजन अगर रीजनरेट भी हो गए, तो कुछ जो अनरीजनरेटेड थे, नॉन रीजनरेटेड थे, ठीक है, O पॉजिटिव, वो पीछे की तरफ आए और परफोरेशंस में से पेनिट्रेट करके पीछे टकराए और पीछे एक फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, तो इससे हमें पहली बार ये पता चला कि सिर्फ ट्यूब के अंदर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स ही नहीं है जो आगे जा रहे हैं, साइमल्टेनियसली कुछ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स भी जनरेट हो रहे हैं जो पीछे जा रहे हैं। ठीक है, तो यहां तक की बात अगर क्लियर है तो पहले मैं इतना लिखवाऊंगा। हाँ बोलिए, बताओ, सबको क्लियर है? यस सर, क्लियर है। चलिए, तो पहले हम यहां तक लिखते हैं। आप लोगों ने डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज हेडिंग डाली हुई है, नहीं डाली तो ये हेडिंग डालिए और फिर मैं इसके अंदर एक स्टेटमेंट लिखवाता हूं। सब लोग रेडी हैं तो मैं बोलूं? रेडी? यस सर। चलिए देखिए, Goldstein noticed that when the gas pressure inside the discharge tube, gas pressure inside the discharge tube is reduced to 10 raised to power minus 4 atmosphere, reduced to 10 raised to power minus 4 atmosphere, then along with the cathode rays, some other rays were also present inside the tube.
some other rays were also present inside the tube, which moved in opposite direction, which moved in opposite direction to pass through the perforations of cathode, to pass through the perforations of cathode, to pass through the perforations of cathode, producing a fluorescence behind it. सर आपकी आवाज बहुत कट रही है अब। Yes, I can see it. There is a network issue. मेरे ख्याल से इस समय वॉइस आपको ऑडियो सही आ रही है? यस सर। हाँ Yes, सर। sir. अब सही आ रही है। चलिए, अभी थोड़ा सा वीडियो ब्लर्ड है तो प्रोबेबली आई एक्सपेक्ट कि थोड़ी देर में सही हो जाएगा, बट मेन चीज है कि ऑडियो सही आना चाहिए। कहाँ तक सुन लिया आप लोगों ने, कहाँ तक लिख लिया बताइए? Fluorescence behind it. सर बिहाइंड इट। ठीक है, वहीं तक बोला था मैंने, टू प्रोड्यूस अ फ्लोरोसेंस बिहाइंड इट। तो आपने देखा यहाँ तक मैंने क्या लिखवाया है कि गोल्डस्टीन ने नोट करा कि जब वो 10⁻⁻⁴ एटमॉस्फेरिक कंडीशन ट्यूब के अंदर जनरेट करता है तो अलोंग विद द कैथोड रेज तो होती ही हैं जो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन कैथोड रेज के साथ ही कुछ अपोजिटली चार्ज रेज भी ट्यूब के अंदर होती हैं, प्रेजेंट होती हैं, और वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं। दे पास थ्रू द परफोरेशंस ऑफ कैथोड टू प्रोड्यूस अ फ्लोरोसेंस बिहाइंड इट। वो कैथोड के पीछे एक फ्लोरोसेंस, एक ग्लो प्रोड्यूस करती हैं। फ्लोरोसेंस मींस एक ग्लो प्रोड्यूस होता है, जब वो ट्यूब पे टकराती हैं तो ट्यूब वहां से ग्लो करती है। ठीक है, जैसे फ्रंट साइड से ग्लो कर रही थी वैसे बैक साइड से भी ग्लो करती है। यहां तक क्लियर है? बताओ, कोई डाउट तो नहीं है यहां तक? सर नो डाउट। फर्दर लिखिए, since these rays were coming towards cathode, since these rays were coming towards cathode, therefore they were initially expected to be originated from anode. They were initially expected to be originated from anode. Initially expected to be originated from anode. However, later on it was established that the anode rays were actually generated. Anode rays were actually generated
somewhere in the center of tube. Were generated somewhere in the center of the tube. Written, sir. ओके देखिए, मुझे पता नहीं चलता कि आप लोगों ने लिख लिया या नहीं लिया, इसीलिए एडमिशन के टाइम पे मेरी सबसे पहली कंडीशन होती है कि आप कैमरा ऑन करके जरूर बैठिए। और जब तक आप अपने दूसरे बैच में ज्वाइन कर रहे थे, आपका कैमरा ऑन भी रहता था। आज किसी ने शुरू से वीडियो ऑन नहीं करा, कोई बात नहीं। आज अगर आप प्रिपेयर्ड नहीं है तो नेक्स्ट क्लास में मुझे एक एक स्टूडेंट का वीडियो ऑन चाहिए। जो आज कर सकता है वो आज ही ऑन कर ले, बट नेक्स्ट क्लास से सबका वीडियो ऑन चाहिए मुझे, ठीक है। अब देखो, मैंने इस पैराग्राफ में आपको ये लिखवा दिया कि इनिशियली इट वाज एक्सपेक्टेड कि एनोड रेज एनोड में से प्रोड्यूस हो रही हैं, इसलिए वो कैथोड की तरफ आ रही हैं। लेकिन बाद में पता चला कि एनोड रेज एक्चुअली एनोड में से नहीं प्रोड्यूस हो रही, वो दे वर जनरेटेड समवेयर इन द सेंटर ऑफ द ट्यूब। अब वो कहां जनरेट हुई, एक्चुअली क्यों जनरेट हुई, उसके बारे में अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखेंगे। एक हेडिंग डालिए, ऑरिजिन ऑफ एनोड रेज। ऑरिजिन ऑफ एनोड रेज। इसमें लिखिए, अपॉन केयरफुल एनालिसिस, अपॉन केयरफुल एनालिसिस Goldstein observed that the anode rays were actually produced by the bombardment of the gas atoms, The gas atoms. गैस एटम, पहले गैस मॉलिक्यूल थे, लेकिन वो गैस मॉलिक्यूल पहले एटमाइज हुए और फिर उन गैस एटम से कैथोड रे टकराई। तो हम यहाँ पे एटम ही लिखेंगे, ठीक है। बाय द बॉम्बार्डमेंट ऑफ गैस एटम्स विद द फास्ट मूविंग कैथोड रेज, gas atoms with the fast moving cathode rays. Thus the anode rays were actually a cluster of ionized gaseous cations. So ionized gaseous cations. अब स्पेशली ये लास्ट लाइन पे ध्यान दीजिए, एनोड रेज वर एक्चुअली अ क्लस्टर ऑफ आयोनाइज्ड गैसियस कैटायंस। क्या ये लाइन आपको समझ में आ रही है? नहीं आ रही? यस सर। देखिए, बहुत सारे ऑक्सीजन के एटम्स हैं और इन बहुत सारे ऑक्सीजन के एटम से कैथोड रे टकरा रही हैं, तो बहुत सारे O पॉजिटिव प्रोड्यूस होते हैं। तो हम बोल रहे हैं दिस इज द क्लस्टर ऑफ गैसियस कैटायंस जो एक्चुअली एनोड रेज कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं और पीछे की तरफ आ रहे हैं। एनोड रे किस चीज से बनी हुई है रणदीप? एनोड रे गैस के आयोनाइजेशन से जो कैटायंस बने, उन कैटायंस से तो बनी हुई है। जिस तरह से कैथोड रे इज अ क्लस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बिल्कुल उसी तरह से एनोड रे इज अ क्लस्टर ऑफ कैटायंस। नहीं समझे? नहीं सर, समझ गया, अब आगे समझ।
सब लोग समझ गए ना? यस सर। अनन्या, हाँ, अदिति, सर, एक बार repeat आर्यन, देवरपन, यस सर। Yes, sir. अदिति रिपीट करना है कुछ? सर प्लीज एक बार रिपीट कर दो। देखो एक बार फिर से सुनो। इशिता, पहले तो आपने लास्ट लाइन लिखी, पूरा समझ में आया आपको? मैंने वहां तक आपको लास्ट लाइन में लिखवाया कि दस एनोड रेज आर एक्चुअली अ क्लस्टर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ आयोनाइज्ड गैसियस कैटायंस। देखो इशिता, जस्ट कंसिडर कि इसके अंदर बहुत सारे ऑक्सीजन के एटम्स, वैसे तो मॉलिक्यूल है लेकिन अभी आप मानकर चलो इसके अंदर ऑक्सीजन के एटम्स, दीज आर लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। और हर ऑक्सीजन एटम से कैथोड पार्टिकल टकराता है, कैथोड रे टकराती है। जैसे ही ऑक्सीजन एटम से कैथोड रेज टकराएंगी तो हर ऑक्सीजन एटम में से एक एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा और O पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये भी O पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी O पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी O पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी O पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक बेसिकली एक क्लस्टर, एक ग्रुप ऑफ, एक एग्रीगेट ऑफ O पॉजिटिव जनरेट होंगे और वो सारे के सारे O पॉजिटिव मिलकर अब पीछे की तरफ आने लगेंगे। उन्हीं को हम एनोड रेज बोल रहे हैं। तो जिस तरह से कैथोड रेज अ क्लस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एनोड रेज अ क्लस्टर ऑफ कैटायंस, द आयोनाइज्ड गैसियस कैटायंस। बताइए बात समझ में आ रही है कि नहीं? यस सर, आ गई। पक्का ना? हाँ जी एंड सर। एवरीबॉडी एल्स, Yes, अभिराज, sir. आर्यन, Clear. दीपक, यस आपको समझ सर। में आया? यस सर, क्लियर। यस सर। चलिए ठीक है। अब देखिए, जिस तरह से हमने कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज स्टडी करी, जैसे माइकल फैराडे ने कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज स्टडी करी थी, वैसे ही इन एनोड रेज की प्रॉपर्टीज भी स्टडी करी गई एंड मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी सेम मिली। जो कैथोड रेज की प्रॉपर्टी थी वैसी ही एनोड रेज की प्रॉपर्टी थी, लेकिन एक प्रॉपर्टी अलग थी। तो अब देखेंगे वो प्रॉपर्टीज क्या थी। प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज हेडिंग डालिए, प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज। ये बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कैथोड रेज के लिए हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वैसे ही एनोड रेज के लिए हैं। तो जल्दी जल्दी लिखते जाएंगे आप। पहली प्रॉपर्टी लिखिए, एनोड रेज आल्सो ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। एनोड रेज आल्सो ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। कैथोड रेज की तरह एनोड रेज भी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। सेकेंड प्रॉपर्टी लिखिए, एनोड रेज आर आल्सो मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स, मतलब उनके पास मास होता है। एनोड रेज आर आल्सो मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स। एनोड रेज आर आल्सो मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स। क्लियर है? यहां तक लिखा? यस यस सर। तीसरी प्रॉपर्टी लिखिए, एनोड रेज आर आल्सो डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। एनोड रेज आर आल्सो डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। मैं आल्सो इसलिए लिख पा रहा हूं सब में आल्सो, बिकॉज ये कैथोड रे में भी देखा गया था। So anode rays are also reflected by both electric and magnetic field. लिख लिया अभिराज? Deflected by both electric and magnetic fields. Fourth property लिखिए, anode rays also produce heating effect. Anode rays भी heating effect produce करती हैं। जब वो किसी मेटल फॉइल से टकराती हैं तो मेटल फॉइल गर्म हो जाती है, तो anode rays also produce heating effect. Anode rays also produce heating effect. So आपने देखा यहां तक की सारी प्रॉपर्टी तो सेम थी, ये सारी प्रॉपर्टी तो हमने कैथोड रेज में भी देखी थी, लेकिन हमें जो फिफ्थ प्रॉपर्टी लिखवा रहा हूं ना, दैट वाज डिफरेंट। वो हमने कैथोड में नहीं देखी थी, एनोड रेज में देयर इज समथिंग डिफरेंट। लिखिए, अनलाइक द कैथोड रेज, फिफ्थ प्रॉपर्टी लिखिए, अनलाइक द कैथोड रेज, अनलाइक द कैथोड रेज, कॉमा लगाइए अनलाइक द कैथोड रेज के आगे, the E by M ratio of anode rays, E by M ratio of anode rays
came out to be different for different gases. E by m ratio of anode rays came out to be different for different gases. इस लाइन का कोई मतलब समझ में आ रहा है आपको? E by m ratio came out to be different for different gases. एनोड रेस का जो E by m ratio था वो हर गैस के साथ अलग अलग आ रहा है, लेकिन कैथोड रेस का जब हमने E by m ratio निकाला था तो वो इररेस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ गैस हर बार सेम आ रहा है। क्या ये बात समझ में आ रही है किसी को? यस सर, कि मतलब कैथोड रेस की जो भी अगर आप E by m देखोगे रेशियो अदर के साथ वो बिल्कुल सेम रहेगी, बट एनोड रेस की नहीं होगी। नहीं वो तो ठीक है, बट ऐसा क्यों होगा वो समझ में आ रहा है? सर क्योंकि अलग अलग गैस अलग अलग पॉइंट्स पे आयोनाइज होंगे, मतलब आयोनाइज होके। देखो बेसिकली आप ये समझो कि कैथोड रेस का जब हम E by m रेशियो निकाल रहे थे तो बेसिकली वो हम इलेक्ट्रॉन का E by m रेशियो निकाल रहे थे। E by m रेशियो जो हमने निकाला था वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज अपॉन इलेक्ट्रॉन का मास था। अब इलेक्ट्रॉन तो सब चीजों के अंदर एक जैसा ही होता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि चाहे कोई सी भी गैस लो आपका E by m रेशियो सेम आएगा इलेक्ट्रॉन के लिए। लेकिन जब हम एनोड रेस का E by m रेशियो निकाल रहे हैं तो बेसिकली हम कैटायन का E by m रेशियो निकाल रहे हैं, O पॉजिटिव का E by m रेशियो, मतलब O पॉजिटिव का चार्ज डिवाइडेड बाय O पॉजिटिव का मास। और इसी तरह से अगर नाइट्रोजन लेंगे तो N पॉजिटिव का चार्ज डिवाइड बाय N पॉजिटिव का मास। अगर हीलियम लोगे तो हीलियम पॉजिटिव का मास चार्ज डिवाइड बाय हीलियम पॉजिटिव का मास। तो अलग अलग गैसेस का मास तो अलग अलग होगा ना। सो ऑब्वियस सी बात है कि अलग अलग गैसेस का कैटायंस का जब आप E by m रेशियो निकालोगे तो वो E by m रेशियो हर कैटायनिक गैसियस कैटायन का अलग अलग है, क्योंकि आप ये सिर्फ प्रोटॉन का E by m रेशियो नहीं निकाल रहे, आप ये कैटायन का E by m रेशियो निकाल रहे हो, और हर गैस कैटायन के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अलग अलग होते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? यस यस सर। यस सर। जब हमने कैथोड का E by m रेशियो निकाला था तो हमने एक्चुअली इलेक्ट्रॉन का E by m रेशियो निकाला था, लेकिन जब हमने एनोड रेस का E by m रेशियो निकाला तो हमने कैटायन का E by m रेशियो निकाला। एक्चुअली O पॉजिटिव का निकाला, N पॉजिटिव का निकाला, H पॉजिटिव का निकाला। तो ऑब्वियस बात है कि हर गैस के लिए उसके कैटायन का चार्ज अपॉन उसके कैटायन का मास अलग अलग होगा, तो इसलिए E by m रेशियो अलग अलग आ रहा था। एंड दिस E by m रेशियो वाज फाउंड आउट टू बी मैक्सिमम फॉर हाइड्रोजन गैस। ये जो E by m रेशियो है ना, E by m रेशियो वो हाइड्रोजन गैस के लिए मैक्सिमम आया। इससे पहली बार ये पता चला कि हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट गैस। E by m रेशियो मैक्सिमम आने का मतलब है कि उसका मास मिनिमम रहा होगा। सही है? सो ये भी लिख लीजिए, फर्दर लिख लीजिए, उसी पॉइंट में नीचे लिख लो, दिस E by m ratio was found out to be maximum. This E by m ratio was found out to be maximum for hydrogen gas which indicated that hydrogen is the lightest gas. Which indicated that hydrogen is the lightest gas. बताइए ये चीज समझ में आई? देखिए मैं आपको फिर बता दूं, आपको मैं एक चीज क्लियर कर दूं इससे पहले आप लॉग आउट करें, मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं। ऑल्दो हम लोगों ने हेडिंग डाली हुई है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, लेकिन मैं आपको फिर बता दूं कि डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन गोल्डस्टीन ने नहीं करी थी। गोल्डस्टीन ने डिस्कवरी ऑफ एनोड रेस करी थी, और एनोड रेस की डिस्कवरी से हमें ये क्लियर हो गया कि कुछ पॉजिटिव होता है, देयर इज समथिंग पॉजिटिव विद इन एन एटम। लेकिन उस पॉजिटिव का जो नाम था ना प्रोटॉन, वो रदरफोर्ड ने रखा था। रदरफोर्ड ने ये प्रोटॉन नाम, गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन नाम नहीं रखा था। प्रोटॉन नाम तो लेटर ऑन रदरफोर्ड ने रखा था। रदरफोर्ड ने ये जो टर्म है प्रोटॉन ये कॉइन करी थी और पहली बार एस्टैब्लिश करा था प्रोटॉन को। लेकिन गोल्डस्टीन ने सिर्फ ये बता दिया था कि हर गैस के अंदर कुछ पॉजिटिव पार्टिकल्स होते हैं। गोल्डस्टीन ने इतना तो बता दिया था कि देयर इज समथिंग पॉजिटिव विद इन एवरी गैस, विद इन एवरी मेटल, लेकिन उस पॉजिटिव को क्या नाम देना है वो लेटर ऑन रदरफोर्ड ने दिया। समझ रहे हैं आप इस चीज को? यस सर। सो देखिए, आफ्टर दीज एक्सपेरिमेंट्स इट वाज अल्टीमेटली एस्टैब्लिश्ड कि एटम के अंदर कुछ नेगेटिव भी होता है, कुछ पॉजिटिव भी होता है। और एक बार जब ये पता चल गया कि एटम के अंदर कुछ नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, तो ऑब्वियस सी बात है क्यूरियोसिटी साइंटिस्ट के माइंड में अराइज हुई
ये पता लगाने की कि ये नेगेटिव और पॉजिटिव एटम के अंदर रहते कहाँ पे हैं। भाई अभी तक तो आप सबके माइंड में एक इमेज थी कि एटम एक स्मॉलेस्ट बॉल की तरह होता है जिसके अंदर कुछ होता ही नहीं। सबको ये मालूम था कि एटम इज द स्मॉलेस्ट थिंग, लेकिन अचानक से एक दिन पता चले कि उस एटम के अंदर भी कुछ नेगेटिव है कुछ पॉजिटिव है, तो एक क्वेश्चन अराइज होगा ना कि वो नेगेटिव वो पॉजिटिव एटम के अंदर कहाँ पे है, किस तरह से स्कैटर्ड है। तो अब हम एटम के स्ट्रक्चर को पता लगाएंगे नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स कि एटम के स्ट्रक्चरल एनालिसिस पे क्या क्या स्टडीज करी गई और कौन कौन से एटॉमिक मॉडल डिफरेंट साइंटिस्ट ने एस्टैब्लिश किए। ठीक है, यस सर। यस सर। तो ओके, आज की क्लास में इतना कर लीजिए। अब आपका टाइम यही रहेगा, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे 7 to 8 PM। ओके, थैंक यू सर। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग Good evening, sir. गुड इवनिंग